जब राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ हो तो सवाल सरकार से किए जाते हैं और देश की जनता को सवाल करने चाहिए। मैं बात कर रही हूँ आज भारत और चीन के बीच जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ सालों में उसके बारे में। देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बहुत कुछ कहते थे। वो चीन को कहते थे कि चीन से मुझे मदद चाहिए, और फिर जब वे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन गए आरएसएस और भाजपा के, तो वो पूछने लगे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि आप लाल आंखें नहीं दिखाते, इनको सबक नहीं सिखाते वगैरह वगैरह। फिर जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने लाल आंखें दिखाई क्या? इन्होंने चाइनीज़ प्रीमियर जी जिनपिंग के साथ साबरमती के तट पर बैठकर झूले में पींगे बढ़ाए और उन्हें नारियल का पानी पिलाया। और ये बहुत सारी जब घटनाएं हो गई तब ये उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री देश को भी बताएंगे, सच बताएंगे और चीन को लाल आंखें भी दिखाएंगे। मौका मिला उन्हें इंडोनेशिया में जब वो वहाँ पे एक समिट के लिए गए। जी हाँ, आप ये G7, G8, G20 करते रहते हैं ना, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने लाल शर्ट पहनी हुई थी, और जैसे ही इन्हें पता चला कि चाइनीज़ प्रीमियर जी जिनपिंग आए हैं तो दौड़े दौड़े उनके पास गए और उनके सामने झुककर उनका अभिवादन किया। लाल शर्ट थी, लाल आंखें ना सही। पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा से क्यों खेल रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में 3,440 किलोमीटर यानी कि 2100 मील का एक साझा सीमा है। एक साझा सीमा का मतलब है कि हम इस सीमा को शेयर करते हैं, उधर चीन इधर भारत। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीमा जो है ये ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका जहाँ पे कब्जा है उसी को आप कब्जा मानते हैं। और यहाँ पर अगर हमें अपने घर में पीछे हटना पड़े तो आप इसे क्या कहेंगे? क्योंकि आपको याद करा दूँ 15-16 जून 2020 की रात जब आप और मैं लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, उस समय हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात गलवान घाटी में वीर बहादुर हमारे लिए लड़ रहे थे। और 18,000 फीट की ऊंचाई में गलवान घाटी में कम से कम 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। और यहाँ पे याद करेंगे हम सब कर्नल संतोष बाबू और उनके वीर बहादुरों को, क्योंकि 15 जून 2020 को गलवान सेक्टर में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है वहाँ पर पीएलए को जवाबी कार्रवाई करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो चीनी सेना की जो मंशा थी, यानी कि जो DSDBO रोड है जिस पर सारे रीइंफोर्समेंट्स हमारे सैनिकों तक पहुंचते हैं, जिसके माध्यम से वहां पर भारतीय सेना की गतिविधियों को पर निगरानी रखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये लोग स्थापित कर लेते, जहां से अभी हम नज़र रख रहे थे। वो तो हमने बचा लिया और अभी भी हमारे पास है, लेकिन इसके लिए जो संवेदनशील DBO रोड है यानी कि DSDBO रोड, इसको बचाने का काम जो हमारे वीर सैनिकों ने किया, ये हमारी सेना के लिए लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा है इस क्षेत्र में। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो हिमालय से लगता हुआ है, यहाँ पे 3 सेक्टर है। एक ये लद्दाख की साइड पे, एक उत्तराखंड के सामने और एक आगे नॉर्थ ईस्ट तक यानी कि अरुणाचल प्रदेश और उसके आगे तक। अब आपको ले आती हूँ 20 जनवरी 2021 को उत्तरी सिक्किम जो 16,000 फीट की ऊंचाई पे है यानी कि नकुला क्षेत्र में, वहाँ पर हमारे अधिकारियों ने कहा कि एक मामूली सी झड़प हुई जिसमें कहा गया कि जो लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, मगर कोई हताहत नहीं हुआ। फिर हमारे अधिकारियों ने कहा कि एक चीनी गश्ती दल जो है वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब लद्दाख क्षेत्र और आप ये समझ लीजिए कि सिक्किम कितना दूर है, तो लद्दाख क्षेत्र से करीबन 2,500 किलोमीटर दूर है और ये भूटान और नेपाल के बीच में है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने
हमारे सैनिकों का मान नहीं रखा था गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद, तो हमने क्या खोया था? बहुत कुछ खोया। हमने अपना राइट खोया उन पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग करने को का जो हम करते थे पहले। उसके अलावा अगर मेरे घर में कोई घुस रहा, अगर मैं उधर नहीं जा रही, मैं यहाँ हूँ, मेरा घर है, इसके बीच में 10 कदम जो हैं वो खाली हैं, यानी कि 5 कदम मेरे और 5 कदम चीन के। चीन उधर से मेरे घर तक पहुँचता है, ये भी मान लेती हूँ कि मेरे घर के अंदर भी नहीं घुसा। अगर अंदर नहीं घुसा और फिर उसके बाद जब बातचीत होती है और उसके बाद हमारी सरकार कहती है हम भी 5 कदम पीछे हटेंगे और वो भी 5 कदम या 10 कदम, तो आप सोचिए वो कहाँ जाते हैं और हम कहाँ। वो यहाँ से अगर 5 कदम हटे तो वो 5 कदम इधर, और हम तो अपने घर से भी 5 कदम पीछे, मतलब 5 कदम अपनी ज़मीन के हमने चीन को दे दिए। फिर जब सिक्किम में ये हुआ और हमारी तरफ से कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुई, जवाब नहीं दिया गया, तो चीनियों ने कहा कि शांति बनाए रखो। और अभी तक गलवान घाटी में जो हुआ उसको लेकर बातचीत के कई दौर चल चुके हैं और चल भी रहे। तो पूर्वी लद्दाख, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने जगह जगहों के नाम बदले। अभी हाल फिलहाल अप्रैल में भी उन्होंने 11 जगहों के नाम बदले। हमारी सरकार कहती है कि हमने रोष व्यक्त कर दिया उस, मगर आप हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं और रोड को चौड़ा कर रहे हैं ताकि हमारे जो सैनिक बॉर्डर्स पे हैं उन तक रीइंफोर्समेंट्स ठीक समय पर और ज़रूरत पड़ने पे जल्दी पहुंच जाए। और साथ ही एक और उन्होंने बात कही कि जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए। तो उसके लिए जो गांव हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, उनमें डेवलपमेंट करने की बात हुई। लेकिन क्या ये हुआ? क्या ये डेवलपमेंट उन गाँवों में पहुंचा जिन गाँव के लोग नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रहरी हैं इस क्षेत्र के? कितनी ज़रूरत है उन लोगों की वहाँ पर, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो वो इमीडिएटली खबर करेंगे और हमारी सेना जो है वो एकदम तैयार हो जाएगी। और इसी कारण से आज जो बात मैं कर रही हूँ वो बहुत संवेदनशील हो चुका है। उत्तराखंड के इलाके में अब चीन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ पुरानी, तो कई बार ऐसा हुआ है। और इसमें 30 अगस्त 2021 को इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि, मतलब उनके हवाले से ये रिपोर्ट में बताया गया कि 100 से अधिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक, यानी कि चाइनीज़ आर्मी के सैनिक जो हैं वो उत्तराखंड के बाराहोती में सीमा पार करके अंदर आ गए। और यहाँ पर उन्होंने कुछ संरचनाओं की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक ब्रिज की, मतलब उस पर अटैक किया और उसको तहस नहस कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। और उसके बाद ये सब करके ये वापस चीनी क्षेत्र में चले गए। कितना आसान हो गया उनके लिए अंदर आना, सोचा है आपने कभी? वो आए, वो चले गए। लेकिन बाराहोती के बारे में ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पे कई बार आमना सामना होता रहा है। लेकिन अब इंडिया टुडे की 7 जून 2023 की एक रिपोर्ट आई है जो सैटेलाइट इमेजरी, और आप जानते हैं कि गूगल मैप्स में अब आप इमेजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या था, कुछ समय पहले की आप इमेजेस चेक कर सकते हैं। तो इसमें अब ये पता चल रहा है कि जो सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के क्षेत्र में जो पीएलए है वो कई बारी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद पास पूरा गांव बस गया है। और आप जानते हैं कि अभी पूर्वी लद्दाख वाले एरिया में भी जो इनका चीनी साइड पे उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करा है। इनके बहुत बड़े लीडर होते थे, उन्होंने कहा था कि जो चीन है वो हाथ की तरह है, मतलब पाम है, तो अपनी ज़मीन को हमें बढ़ाना है, मतलब हमें अपना विस्तार करना है। और 5 फिंगर्स उन्होंने बताए थे, तो वो 5 फिंगर्स की तरफ आपको बढ़ते रहना है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर, और ये वो फिंगर नहीं है जो आपको बताए जाते हैं जब हम आपको पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। ये 5 फिंगर्स उन क्षेत्रों के बारे में है जहाँ पे इनको विस्तार करने के लिए माओ ने कहा था, माओ जेडुंग ने। अब
अगर आप इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ये दिख रहा है कि अब उत्तराखंड के ठीक सामने सेना जो है वहाँ पर अपने बुनियादी ढांचे बढ़ाने पर केंद्र कर रही है अपने आप को। पूरी तरह से वहाँ पर नए स्थान बनाए जा रहे हैं जिसके बारे में सूचना अब मिली है। और यहाँ तक कि कुछ जगह ऐसे हैं जो जहाँ पे ये कहते हैं कि हम मॉडल इंटीग्रेटेड गांव बना रहे हैं, यानी कि मॉडल एकीकृत गांव बना रहे हैं। अब इन्होंने ये कई जगहों पे किया है, लेकिन उत्तराखंड वाले बॉर्डर के एरिया के ठीक सामने ये पहली बार हुआ है। और इसके ठीक सामने सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहा है कि उत्तराखंड के सामने बहुत सारे आर्मी गांव बन गए हैं, आर्मी मतलब जिसे कहते हैं मिलिट्री विलेजेस बन गए हैं। और यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अगर आप इमेजेस को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि 100 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर जो करीबन 1 महीने के अंदर इन्होंने बनाए हैं। उसके अलावा उत्तरकाशी में पुलम सुमदा, उससे करीबन 40 किलोमीटर दूर अप्रैल और मई 2022 यानी कि 1 साल पहले इनके बीच में ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे जो बाराहोती के पास पहले दिखाई दिए। और जब आपको मैंने बताया कैसे ये हमारे क्षेत्र में आए 30 अगस्त 2021 को, तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल में 2022 में इसको इन्होंने पूरी तरह से आगे बढ़ाया। और पुलम सुमदा में उसी तरह के स्ट्रक्चर्स इन्होंने खड़े कर दिए जैसे बाराहोती के सामने वाले इलाके में किया। अब इसका मतलब है कि चाइना जो है वो पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कर रहा है, यानी कि जितना हमारा बॉर्डर है। अब चीन ने कुछ समय के लिए जिसे कहते हैं भारत और चीन को अलग करने वाले जो जगहें हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें अपने घर बनाने की जो एक प्रथा मैं कह सकती हूँ प्रथा अपनाई। उसमें मूल रूप से किसको रहना चाहिए, मतलब वहाँ पे नागरिक होंगे तो उनके उपयोग के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, मतलब खेलने के, स्पोर्ट्स के, रिक्रिएशन फैसिलिटी, ये सारे के सारे बनाए। लेकिन आधे से ज़्यादा गांव तो आधे से ज़्यादा क्या, ज़्यादातर गांव जो है वो पूरी तरह से वहाँ खाली है। इसका मतलब है कि ये मिलिट्री विलेजेस हैं जिनको वहाँ पे बनाया गया। और मेन जो लैंड है उसका उद्देश्य यही है कि वो हमारे को धमकाएगा, हमारे को बैकफुट पे रखने के लिए, हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे करके अंदर आने की कोशिश में। अब जो कम से कम समय पर वो तो क्या कर सकते हैं कि अपने लोगों को वहाँ लाकर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, वहाँ पर वो बैठा सकते हैं। हमारी तरफ में ये कठिनाई है कि हमारे तो गांव ऑलरेडी जो हैं वहाँ पर लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, और उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। अब दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक बातचीत है, कूटनीतिक बातचीत जिसे कहते हैं, वो जारी है। अब पिछले महीने का अगर आप देखेंगे तो लद्दाख सेक्टर में जो LAC है उस पर जो विवाद हुआ था उससे संबंधित अभी वार्ता चल रही है। और उसमें एक वार्ता हुई जिसमें दिल्ली में हुई, जिसमें भारतीय चीन सीमा को लेकर, यानी कि जो जिसे कहते हैं डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन की बातचीत थी, उसके लिए बातचीत हुई। और ये 27वें दौर की बातचीत हुई है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने प्रतिभाग किया भारत की तरफ से, और दूसरी तरफ से विदेश मंत्रालय चीन की तरफ से भी उनके लोगों ने बातचीत करी। मगर देश के प्रधानमंत्री क्या करना चाह रहे हैं? और यहाँ पर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, सबसे बड़ा खतरा कहाँ आया, पहली बार कहाँ आया? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इतना बड़ा अगर खतरा आया तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या अपनी बात को दर्ज कराया देश के प्रधानमंत्री के सामने, केंद्र की सरकार के सामने, कि आप कुछ करें? और
इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप धर्म की राजनीति में उलझ जाते हैं तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। जिस क्षेत्र में चीन पहले कभी नहीं आया, यानी कि उत्तराखंड के सामने बाराहोती में, मैंने आपको बताया है कि बार बार आमना सामना होता रहा है, मगर 30 अगस्त 2021 को पहली बार चीन के 100 से अधिक सैनिक, पीएलए के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और हमारा एक ब्रिज उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। सोच के देखिए, अगर हमारी सेना, हमारे सैनिक उधर जाएं चीन के क्षेत्र में, तो चीन क्या करे? तो आखिर कहाँ पे गड़बड़ है? यानी कि जो हमारे नॉर्मल सिस्टम्स हैं वो भी वर्क नहीं कर रहे। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो सीमावर्ती गांव है वो सबसे, मतलब जिसे कहते हैं पहला इन्फॉर्मेशन देने वाले क्षेत्र के लोग होते हैं। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया क्या? क्या हमारी सेना ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी, या वहाँ पे हमारी सेना तैनात नहीं थी? ये सारे चीज़ें हैं जिसको सरकार को चेक करना चाहिए। ऐसा हो सकता है भाई इतना बड़ा बॉर्डर है और अगर कहीं पे गांव है तो ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पे भी सेना के लोग बैठे होंगे, लेकिन चाइना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चालाकी करके अब गांव की तरफ आ रहा है जहाँ पे कोई हमारा आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं है जहाँ से वो बच सके। लेकिन 100 लोगों का आना, और ये सैटेलाइट इमेजेस जो अब आए हैं, जो इंडिया टुडे ने दिखाए हैं, इसमें 3 जगहों पर आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुई है। और जैसा मैं आपको कह चुकी हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर्स तो 1 महीने के अंदर बना दिए गए। अप्रैल में 2022 में कुछ स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए थे, वो भी पूरे कंप्लीट दिख रहे हैं और खाली हैं। अगर गांव बसाना था चाइना को तो वहाँ पे लोगों को रखते, मगर लोग नहीं है। इसका मतलब कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो फटाफट अपने सैनिकों को इन घरों में ले आएंगे और यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे। सोचिए और सवाल करिए, क्योंकि ये खतरे की घंटी पूरे देश के लिए है। चाइना से संबंध ठीक नहीं है, चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात तो दूर है, मगर इस विषय पर हमारी सरकार ने चाइना से क्या कहा है, क्योंकि वार्ता मैंने आपको कहा 27वें दौर की लद्दाख के क्षेत्र में जो चीन ने घुसपैठ करा था उसके बारे में चल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार बताएगी? और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, पहले जब आप गृह मंत्री थे तब भी आप पर बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि पुलवामा की घटना हुई, आपने जवाब नहीं दिया। आपके ऊपर सवाल उठाए तत्कालीन गवर्नर महामहिम सतपाल मलिक जी ने, मगर उनको भी आप लोगों ने नकार दिया। मगर देश की सुरक्षा की बात है साथियों, और इसलिए अब की बार देश के रक्षा मंत्री ये बता दें कि अगर आपसे अपना काम नहीं हो रहा है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस्तीफ़ा देकर किसी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठने दें जो काम कर सके। आप लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, थक तो जाते ही होंगे, लेकिन देश की जो सीमाएं हैं, हमारी जो सुरक्षा है, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए और कोई सो जाए ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर 24 घंटे हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, इसलिए कोई भी घटना ऐसे घट जाए तो ये सही नहीं होता, क्योंकि हम उनकी जानों को तो खतरे में डाल रहे हैं। मगर सरकार का जो दायित्व होता है, यानी कि डिप्लोमेटिक कूटनीति के लेवल पर एंगेज करके रखना चाइना के साथ, शायद आप नहीं कर रहे हैं। जो गलवान घाटी में हुआ, जो नकुला में हुआ सिक्किम में, जो पहले हुआ अगस्त 2021 में बाराहोती में, जब चीनी हमारे क्षेत्र में आ रहे थे या आ गए, यानी कि कोशिश कर रहे थे या आकर चले गए, ये दोबारा से ना हो, इसके लिए क्या कदम उठा रही है सरकार, ये बताए सरकार। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राष्ट्रवाद की बात करना काफ़ी नहीं होता। आप देश प्रेमी तब होते हैं जब आप अपनी सरहदों की रक्षा करें,
अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित, सरहद सुरक्षित, तभी देश सुरक्षित। नमस्कार।